Namaskar. So friends, let's start with solid state, the another session. Till now हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंट एस्पेक्ट कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो फोर्सेस के बारे में बात होगी। और एनसीईआरटी से मैंने आपसे कहा था कि आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने आंसर इफ पॉसिबल यू कैन पोस्ट इट एट ये जो हमारा चैनल है। तो अब हम देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन थे, उनके आंसर बहुत जरूरी है। इंटेक्स क्वेश्चन 1.1, जैसा मैंने आपसे कहा था मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके साथ डिस्कस करूंगा। 1.1, व्हाई आर सॉलिड रिजिड। ये हमने डिस्कस किया था बिकॉज उनके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। ओके, उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उनको जोड़ के रखने वाली फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसलिए वो सॉलिड है। सो व्हाट वी कैन राइट, देखो जब आंसर फ्रेम करोगे, जब बोर्ड वगैरह में आएगा तो वहां पर लिखना होगा solids are rigid because of their particle are close to each other and the intermolecular force will be quite high. बट मैं अभी यहां पर नॉर्मल लिखूंगा because of the strong intermolecular forces, IMF लिख दिया मैंने खाली, the constituent particles are very close to each other and that is why they are rigid. Okay guys, clear? Because the constituent particles are pretty close to each other. And why is it so? Because of pretty high intermolecular force. Like we discussed earlier, that there are two types of forces. One is intermolecular force, the another one is thermal energy. Now the intermolecular force is like gravity. It will combine, it will try to attach two particles together, while the thermal energy will work like the force of expansion. It will try to, put particles away from each other. एक जोड़ के रखती है, एक तोड़ती है, एक पार्टिकल क्लोज लाने की कोशिश करती है। और यहीं पर हम बात करते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो जोड़ के रखेगी और थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो दूर ले जाएगी। रिजिडिटी का ये रीजन था। Why do solid has a definite volume? The near about same answer. Because of high intermolecular forces, the particles are pretty close to each other and that is why they have the definite volume. Classify the following as amorphous or crystalline solid. Now we know that crystalline solid they have a long range of order, different properties हमने डिस्कस कर ली थी और उसके बेस क्वेश्चन आता है। जैसा मैंने कहा था ये कंपटीशन टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ कैसे कैसे, पॉलीयूरिथेन, नैप्थलीन, तो पॉलीयूरिथेन बच्चों है अमॉर्फस। देन आपका टेफ्लॉन है, इसको मैं यहां से ले लेता हूं, ये हो गया टेफ्लॉन, हो गया सेलोफेन, हो गया ठीक है, पीवीसी और फाइबर ग्लास हो गया। ऑल दीज आर एक्चुअली अमॉर्फस और बाकी सारे आपके क्रिस्टलाइन। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a solid is observed to have the same value along all direction. Now my dear friends, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है along all the directions तो ये आइसोट्रोपिक हुआ, और अगर ये आइसोट्रोपिक हुआ तो ये अमॉर्फस हुआ, अगर अनआइसोट्रोपिक हुआ तो क्रिस्टलाइन हुआ। प्लीज माइंड इट, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी नहीं समझे हैं तो मेरा लेक्चर देखिए, जो पहले लेक्चर आए हैं उनमें हमने ये फुल डिटेल में डिस्कस किया है। सो अब कमेंट करना नेचर ऑफ द सॉलिड पे, तो वो तो अमॉर्फस हो गया। अब हमें बताना है कि भैया वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? नॉट एट ऑल, अमॉर्फस क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब बच्चों हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि हम एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे और अब हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे अपनी स्टडी के लिए। ना वी कैन क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इन मैनी वेज, बट हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो नेचर ऑफ फोर्सेस पे हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो चारों क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। आई थिंक एक बार इसका लिखवा दूं, मैंने वैसे बोल दिया है, लिखवाना भी क्या है, लगाई दी निशान मैंने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही बता दिया है मैंने। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे
हम करेंगे बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फोर्सेस। वैसे भी केमिस्ट्री में प्रिडोमिनेटली हम नेचर ऑफ फोर्सेस की ही बात कर रहे होते हैं। मींस जो फोर्सेस जोड़ के रखेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, उनकी बात हो रही है। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। भाई एक दीवार जब बनती है, एक वॉल जब क्रिएट होती है, क्या क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, है ना? और ईंटों को जोड़ने के लिए कोई मटेरियल चाहिए। ठीक वैसे ही जब एक टीम बनती है, तो वो टीम जब बनती है, वो टीम कब अपने आप को बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर पाएगी, बेटर परफॉर्म कर पाएगी? जब उस टीम के सभी पार्टिकल्स के बीच में एसोसिएशन हो। वो मुझे एक मूवी ध्यान आ रही है, चक दे इंडिया। उसमें शाहरुख साहब कहते हैं, जब कोच बने हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई, उनसे कहा जाता है कि टीम तो आ गई, अब कहते टीम नहीं आई अभी, अभी इन लोगों में स्किल तो है लेकिन कोई जोड़ने वाली फोर्स नहीं है। फिर वो कहीं जाते हैं, मैकडी वैकडी कहीं जाते हैं खाना वाना खाने, वहां पर एक कॉमन कॉज के लिए वो सब लड़ते हैं और तब उनमें वो जो एसोसिएशन है वो स्ट्रांग होती है। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होना तो आवश्यक है, लेकिन उनके बीच में नेचर ऑफ फोर्सेस भी तो होनी चाहिए जो उनको जोड़ के रखेंगी। और सॉलिड की स्ट्रेंथ इन नेचर ऑफ फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है। हम सारे हिंदुस्तानी अगर आपस में जुड़ के रहेंगे, वो नेचर ऑफ फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगी, तभी हम सॉलिड कंट्री हैं, नहीं तो हमारी बत्ती लगनी तय है। सो नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड को हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे और नेचर ऑफ फोर्सेस का क्या एंगल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ठीक है, आइए एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताना शुरू करूंगा। सो इन सेक्शन 1.2 we have learnt about amorphous substances and that they have only short range order. However, most of the solid substances are crystalline in nature। और हमारा जो पूरी जद्दोजहद रहेगी, हमारा जो समझने का पूरा एक फ्रेम रहेगा, that is for crystalline solid। However, ये हो गया। For example, all the metallic element like iron, copper and silver, non-metallic elements like sulfur, phosphorus and iodine, and compounds like sodium chloride, zinc sulfide and naphthalene form crystalline solids। And crystalline solids can be classified in various ways। The method, like I said earlier, we can classify in different ways। कितने भी तरीकों से हम इन्हें classify कर सकते हैं। Just have a look। सब ठीक है, साउंड वाउंड ठीक है, हाँ चल रहा है। गुड। इन द पास्ट 2 days माइक नहीं साउंड पकड़ रहा था। सो नाउ crystalline solid can be classified in various ways। The method depend on the purpose in hand। yes, now बड़ा क्लियर है। एनसीईआरटी आपसे यहाँ कह रहा है कि केमिस्ट्री कैन बी लर्नड इन वेरियस वेज, और what you can have a number of books, but you have to choose according to the purpose in hand। If you are preparing for your board exam, then you have to focus on NCERT and you have to cover each and every part of NCERT। If you are preparing for JEE Mains, you will have the same approach as far as chemistry part is concerned। If you want to try out for NEET, then again we have to apply the same approach because NCERT based or NCERT ही आना है। So now here we will classify crystalline solid on the basis of nature of intermolecular forces, like I said earlier, a bond that hold the constituent particle together। And I have explained how this Coulombic force of attraction is the main source and main force that actually create a bonding and association between these particles। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच द इनिशियल वीडियोस, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, सीरीज को पूरे एक सीक्वेंस में देखिए। ओके, so these are van der Waals forces। van der Waals forces are what? These are intermolecular forces जिनके बारे में बात करेंगे, लाइक डिस्पर्शन फोर्सेस। देन विल टॉक अबाउट किस तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, विल टॉक अबाउट इट। is a van der Waals ionic bond, covalent bond and metallic bonds। On this basis, crystalline solid are classified into 4 categories: molecular, ionic, metallic and covalent। Then covalent can also give you the network sort of a solid। Okay, so first of all, molecular solid। So in this what we generally observe that primarily इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात सोचते हैं, यहां पर एक चीज सोच, सॉलिड है, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है,
है ना। अब एक चीज देखो, एक पार्टिकल था, एक और पार्टिकल, वही सेम पार्टिकल एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जुड़ते चले जा रहे हैं। फाइन। अब अगर ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है तो ये बहुत ही प्यारा सा वेक्टर हो गया। हाय हाय, वेक्टर आ गया। मैंने आपसे कहा था आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, बट टिल दैट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी और इसके साथ लिंक हो जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। स्टिल अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि और डिटेल में जाया जाए, ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स जो कि 12th के अंदर आपके लिए रेलिवेंट है। किसी को केमिस्ट्री में पीएचडी करने का इतना शौक है ही, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक से मैं खैर आईआईटी जैम और हायर केमिस्ट्री के ऊपर भी मेरे लेक्चर आ रहे हैं, गेट केमिस्ट्री के ऊपर भी लेक्चर आ रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स इफ यू वांट कि भैया और डिटेल में जाना है। so don't worry, we have every option available. But as far as class 12 JEE mains and class and for NEET is concerned, this is more than sufficient. So this is what, अगर एक ही वेक्टर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही सॉर्ट का प्लेन ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली 1D सिस्टम हो रहा है, वन डायमेंशनल। इसमें एक और ऐड कर दिया, एक एंगल और ऐड कर दिया, एक वेक्टर और ऐड कर दिया, अब इस तरह भी चल रहे हैं। अब ये 2D हो गया। देखो रिपीटेड पॉइंट्स हैं, एक बात बड़ी ध्यान से समझना, हम ये कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है, यानी पार्टिकल्स जुड़ते चले जा रहे हैं, बट उसी सेम सीक्वेंस में, उसी सेम ऑर्डर में जैसे होते थे, जैसे वो जुड़ते चले जाते थे। हम एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। एक घास का मैदान देखो, वो घास अगर हम देखें ध्यान से तो वो रिपीटेशन चल रहा है उनका, है। दैट इज अ प्रीटी वेल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब एक घास के तिनके को देखो, बीच में से उसका सराउंडिंग और किसी दूसरे घास के तिनके का सराउंडिंग, वो सराउंडिंग सेम है। अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रखना। तो 1D एंड 2D एंड देन फाइनली अगर मैं 3 डायमेंशनल ले लूं तो वो 3D हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो हैं ये अपने आप को रिपीट करके एक सिस्टम, एक पैटर्न बना रहे हैं। यानी अगर इन पॉइंट्स को देखूं तो ये बेस है इस पूरे स्ट्रक्चर का, और इनका जो एक लॉन्ग सिस्टम बन रहा है, जैसे वो एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एक आकृति बना रहे हैं, एक हम कह सकते हैं एक रूप अख्तियार कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को जो ये बना रहे हैं इसको बोला जाएगा लैटिस, और क्योंकि 3D में है तो स्पेस लैटिस। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम जनरली लैटिस पॉइंट कह देंगे, जिसको बेस कह रहे हैं, क्यों इसको हम इससे किस तरह रिलेट करेंगे, मोटिव क्या है चीज का, मोटिव नहीं कह रहा हूं, मोटिव एक चीज आई है, ये क्या है। दिस कैन बी एन एटम, ये जो एक हम पॉइंट दे रहे हैं, दिस कैन बी एन एटम, इट कैन बी एन आयन और अ मॉलिक्यूल। क्लियर। अभी फिलहाल माइंड में ये रख के आगे पुश करते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे, ध्यान से सोचना, इफ वी विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो यहां क्या इशू है। ये जो पॉइंट की बात हम कर रहे थे, यहां पर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखो नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बट जनरली यहाँ कुछ हम कुछ एटम भी देख लेते हैं, वो भी कौन से, जो ये नोबल गैस वाले ज्यादातर होते हैं, मेनली उनको देखते हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ऊपर विचार करते हैं एक डिटेल के अंदर। आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। So molecules are the constituent particle of molecular solid. These are further subdivided. So now non-polar molecular solids. अब यहाँ एक वर्ड ध्यान से देखना, दे कंप्राइजेस ईदर एटम्स। अब आप कहेंगे यार अभी तो आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ना, अब एटम पे आ गए, नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अरे रुको, अभी देखो जरा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो एटम्स हैं, जैसे आर्गन एंड हीलियम, मैंने कहा था नोबल गैस को देखेंगे, वो है। और द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द नॉन पोलर H2Cl2। अरे नॉन पोलर कौन होगा, जो होमो एटॉमिक होगा। भैया जब सेम एटम होंगे तभी तो पोलैरिटी डिफरेंस नहीं आएगा, तभी तो उन दोनों में कोई विवाद नहीं होगा। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी समझना कैसे कैसे ये पॉइंट थे, क्या थे। इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11th।
अब ये लाइन तो आपकी धज्जियां उड़ाने वाली होती है। क्लास 11th में होगा जरूर सर, पढ़ा नहीं हमने। अब एनसीईआरटी तो कह रही है, क्या करें। डोंट वरी, मैं हूं ना, बताता हूं। मैंने आपसे कहा था 12th में भी जो चीज 11 से लिंक होगी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। तो सबसे पहले जब हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं तो नॉन पोलर सॉलिड्स में हमने बड़ा क्लियरली देखा कि पोलैरिटी तो है नहीं। भैया पोलैरिटी नहीं है तो चार्ज नहीं है मित्रों, अब जुड़ोगे कैसे। चार्ज नहीं होगा तो अट्रैक्ट कैसे होगे। अच्छा जी, तो फिर तो कोई रीजन होगा इसके अंदर चार्ज का। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ने क्या बोला अभी, आर्गन एंड हीलियम, तो चलो हीलियम से एग्जांपल लेते हैं। जरा चीज देखना, मान लो हम कैमरा लेके खड़े हैं, आजकल वाले बढ़िया कैमरे जो एक सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे इसके पास, ठीक है। हम खाली प्रोटॉन को लेके चल लेते हैं। चलो नहीं यार सर, ले लो यार न्यूट्रॉन, चलो ले लिए, ठीक है। और अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मस्ती से घूम, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब वो हमने क्या कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में फोटो खींच रहे हैं, सारी पिक ले ली। तो पहली पिक में एक इलेक्ट्रॉन यहां तो एक यहां था, दिस इज द पिक नंबर 1। दूसरी में क्या हुआ, ये मान लो 4 हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर आ गया। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार घूम रहे हैं ना भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत लगातार घूम रहे हैं। तीसरी में ये इधर रह गया, ये इधर रह गया। अब इन 3 पिक में से अगर मैं इस वाली पिक को देखूं तो यहां कुछ गजब हो रहा है। एसिमेट्रिक तीनों है, ऐसा नहीं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन दोनों सिमेट्रिकल मूव में नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल क्यों नहीं है सर? अरे भैया ये दुनिया सिमेट्री की तरफ नहीं जा रही है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा नहीं था आपने, एंट्रोपी है, बिखराव होना चाहिए। सिमेट्री की तरफ थोड़ी है, स्टेबिलिटी तो जो है वो बिखराव की वजह से। तो यहां पर भी क्या खेल है, इलेक्ट्रॉन तो मस्त घूम रहा है, दीवाना है, उसे क्या परवाह है, वो तो घूमता चलेगा, उसको तो फ्री रोटेशन चाहिए। सुनते जाना, एक एक लफ्ज के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक ऐसा सीन भी आ रहा है जहां पर अगर मैं देखूं तो ये साइड, ये लेफ्ट साइड ले लो, ये राइट साइड ले लो। लेफ्ट साइड में, in the left side of this molecule, we have more concentration of electron. And maybe this is a temporary case, but still we have the more concentration of electron at left hand side. So with this concept, what we can say that in this right hand portion of this atom, we have a slight positive, and in this case we have a slight negative, isn't it? Yes. भाई इस केस में स्लाइट पॉजिटिव आएगा और इस केस में स्लाइट नेगेटिव आएगा। इट्स प्रीटी इजी, ये टेम्परेरी बना बट बना। अब इस केस में इस एटम ने, जो साथ वाला एटम होगा हीलियम का, यहां प्लस था, तो उसके ऊपर उस साइड में क्या इंड्यूस हो जाएगा, अरे भैया नेगेटिव चार्ज हो। और यहां मैंने एटम का एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूल के लिए भी यही होगा। जब मॉलिक्यूल बनेगा, याद है क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया था, एटम आसपास आए न्यूक्लियस और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड हो गया और वो एक मॉलिक्यूल हो गया। और जब वो मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन तो उसके भी एसिमेट्रिकल ही घूमेंगे, है ना। तो वहां पर भी टेम्परेरी डायपोल बनने का तो पूरा एक सीन बन गया। और जैसे ही टेम्परेरी डायपोल बनेगी गुरु, टेम्परेरी डायपोल बन रही है, देख लें, ये प्लस है ये माइनस है, जैसे ये बनेगी साथ वाले एटम या साथ वाले मॉलिक्यूल के ऊपर भी इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। और ये जो अट्रैक्शन का तरीका है, ये एक से दूसरे में फैलता जाएगा, डिस्पर्स होता चला जाएगा। भैया इसी को कहते हो डिस्पर्शन फोर्स।
ठीक है जी। अब ये तो फिर सभी में हो सकती है जी। हाँ सर, ये तो बड़े गजब की बात है, ये तो सारे एटम और मॉलिक्यूल में हो सकती है। डिस्पर्शन फोर्स is applicable for every atom or molecule with this concept, isn't it? Yes, of course it can be. So we'll talk about कि कहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आ जाएगा, बट ठीक है, फॉर मैक्सिमम और द मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन अज्यूम दिस, फाइन। अब इसका एक इम्प्लीकेशन सोचो, कहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट निकलता है। पार्टिकल यानी एटम और मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होता है। ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते थे इस चीज को, भाई पार्टिकल में एसोसिएशन होगा जी, और जब एसोसिएशन होगा जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जी। आनंद बिल्कुल भाई साहब। और ये क्यों? क्योंकि टेम्परेरी डायपोल तो वहां भी बनेगा, चाहे मान लिया कि वो ऑर्गेनिक है, वो पोलर नहीं। जिनमें पोलर होगा वो तो बढ़िया है, बट अब भैया पेंटेन की बात कर लो, एन पेंटेन और आपका लेट्स से आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन। अब उन केसेस में क्या होगा? पहली बात तो वहां हम कहते थे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो एसोसिएशन अच्छा होगा। अरे भैया ऐसा क्यों? फोकस करो कॉन्सेप्ट, यहां से रटने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, साइज बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो एसिमेट्री भी ज्यादा हुई। एसिमेट्री ज्यादा हुई तो ऐसा डिस्पर्शन, मतलब ऐसा बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एक नॉन नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने का चांसेस बढ़ गया। और अगर ऐसा हो गया तो डाइपोल बनने के चांसेस बढ़ गए, और अगर ऐसा हो गया तो पार्टिकल में एसोसिएशन बढ़ गई। इजंट इट इजी है भाई। तो हम कहते थे ना भाई, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के चांस हो गए। एक चीज है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो पार्टिकल का एक्सपोजर कम हो जाएगा। देखो ना, अगर एक सीधी लाइन में है तो मजेदार है, कैसे? इसके पॉजिटिव से साथ वाले का नेगेटिव, बट इसके ऊपर भी आ जाए, ओहो सर, हाँ, अब ऊपर भी आ जाए यानी ब्रांचिंग हो जाए तो इस तरह का एसोसिएशन डिस्पर्शन फोर्स का तो वीक हो गया। हाँ है ना? वो तो स्ट्रेट चेन है तो बढ़िया है, इससे अट्रैक्टो के साथ वाला, उससे अट्रैक्टो के साथ वाला। बट अगर भीड़ से लग जाए, काहे का अट्रैक्शन भाई फिर? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां पर भी प्लस यहां पर भी, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो लेफ्ट और राइट के डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये तो स्ट्रेट चेन के अंदर ज्यादा बढ़िया होगा, तो ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहीं से आ रहा है मित्रों। इस डिस्पर्शन फोर्स से आ रहा है। कितना आसान है, थिंक अबाउट इट। कहा था मैंने, ट्रिक सिखा दो, फॉर्मूले रटवा दो, उस तरह के कमजोर दिमाग वाले बनोगे तो फ्यूचर नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं। आज या कल के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, एज एंड व्हेन आई गेट सम टाइम, आई विल स्टार्ट अ सीरीज ऑन हाउ टू बिल्ड अ करियर। What I always believe that career is actually a journey, not a destination. And gradually you will improve and you will find out. And एक कैप्टन साहब हैं, आई थिंक कैप्टन रघु, बहुत फेमस है। वंस ही सेड कि एक्चुअली प्रोफेशन को आप नहीं चुनते, प्रोफेशन आपको चुनता है। बहुत डीप लाइन है, बट इसके लिए दिमाग खुला होना चाहिए। और दिमाग कैसे खुलेगा? देखो, एक तो भीड़ होगी, एक तो भीड़ है बेटा इस दुनिया में, एक तो भीड़ है जो चीजें याद करेगी, फॉर्मूले रटेगी, बस आफत काटेगी पढ़ाई के नाम पे। बहुत है, यूट्यूब पे आप देखो कि 2 घंटे में आइए मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगा जिससे आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे। एक वो भीड़ है, और उस भीड़ का फ्यूचर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हो गया ना बोर्ड के एग्जाम कैंसिल, दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नंबर आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, और एक भीड़ में एक बंदा और बढ़ जाता है 98% मार्क्स लेके। जीतेगा वही जो सोचना जानता है, और जो सोचना जानता है उसी की हैबिट यहाँ बिल्ड कर रहा हूँ।
अपने इन लेक्चर्स के अंदर। ओपन प्लेटफॉर्म है, यू कैन लर्न, डोंट वरी। तो डिस्पर्शन फोर्स रेडी है, सबको क्लियर हो गई, सबके अंदर होती है और नॉन पोलर के अंदर ये होती है। तो इनके अंदर भी एक टेम्परेरी, एक इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी आ रही है, उसकी वजह से है, उसी को डिस्पर्शन कहा। इसी को लंदन फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम लंदन था। थे वो आई थिंक जर्मन, मुझे पक्का ध्यान नहीं आ रहा जर्मन थे या ऑस्ट्रियन थे। जैसे हमारे नहीं है वॉशिंगटन सुंदर, अब है इंडियन नाम वॉशिंगटन, ऐसे इनका नाम लंदन। तो दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम वैसे भी जब देखेंगे, जब टेबल पूरी बनाएंगे फिर भी लिख लो। They have low melting point and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. Obviously, instantaneous dipole, अभी 3 मैंने पिक्चर ली उसमें से एक ही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स तो नहीं हो सकती है। Now let's talk about polar. अब पोलर के अंदर तो है, जैसे अगर मैं ले लूं HCl ले लूं, चलो अब HCl में तो पोलैरिटी रहेगी, तो यहाँ तो ये इंस्टेंटेनियस बन रही थी, वहां तो है ही, तो वहां तो ये एसोसिएशन है ही, तो वो जो पोलर के अंदर जो फोर्स है वो नॉन पोलर से बेटर है। सो नाउ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सब ठीक चल रहा है रिकॉर्डिंग में? हाँ जी। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, the molecular substances like HCl, SO2, etc., they have a sort of a dipole, are formed by polar covalent bonds. We know it pretty well. The molecules in such solid are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction. Yes, clear. These solids are soft and non-conductor of electricity. बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कहा था, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली में वीक होती हैं, और अगर हम ध्यान से सोचें तो जो प्रॉपर बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है। वो क्यों है, मैंने कोलंबिक फोर्स के एक्सपीरियंस से आपको बताया है। ओके, अगेन देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर, हो नहीं है उनसे तो बेटर फोर्स है, ये स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसकी। ओके, और ये सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी ने बोला है पोलर वाले के, इसको जरूर ध्यान देना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाउ वी ऑल नो what is actually a hydrogen bond. So first of all, I'll make it clear. We have ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. These are the three major, what we can say the principal types of bonds. Hydrogen bond, name contains this particular word bond, but this is not a real bond. It's basically an association between hydrogen and an element which is more electronegative than it, and particularly fluorine, oxygen and nitrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड एक एसोसिएशन फोर्स है, इसको वैसा बॉन्ड मत मान लेना। मैंने बता दिया था तुम्हें कि वैसा बॉन्ड मतलब बेसिकली जो हमने बॉन्ड देखा है, जो कि हम देखते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो इस तरह से बन रहा है, और एक ही एसोसिएशन है, एक रिश्ता है और एक एसोसिएशन है। बॉन्ड क्या हुआ, तुम्हारा अपने भाई के साथ एक बॉन्ड है, ब्लड रिलेशन है। मैं और तुम घूमने गए यूएस से, वहां मिले, अरे इंडियन, क्या भाई हिंदी में बात करें, ये एसोसिएशन है। हम दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है, एसोसिएशन है। क्लियर? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और केमिकल बॉन्ड के बीच का डिफरेंस माइंड में होना बहुत जरूरी है। कोलंबिक फोर्स के हिसाब से मैंने इसको ऑलरेडी समझाया है, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में था। तो एच बॉन्ड क्या है, एक एसोसिएशन है। दोस्तों पानी को देखो, पानी में क्या हो रहा है, ये वाला एच इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन है ना। H2O की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। CH4 की क्या होती है, sp3। NH3 की क्या होती है, sp3। चारों क्या शो करते हैं, टेट्राहेड्रल। मौका मिलना चाहिए, यहां अब ये क्या शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल, लेकिन ये एसोसिएशन है, ओके, बॉन्ड नहीं है। तो जब आप इसे कूल करना शुरू करते हो, ये बर्फ बनना शुरू होता है, तो ये जालीनुमा स्ट्रक्चर तो बनता है, बीच में एयर ट्रैप कर लेता है और डेंसिटी कम कर देता है कि वॉल्यूम बढ़ गया। तो सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम बढ़ जाता है, अजीब सी बात है, क्योंकि यार ये
बॉन्ड थोड़ी है ये प्रॉपर बॉन्ड थोड़ी है, ये तो एसोसिएशन है बस। लेकिन एच बॉन्ड का जो एसोसिएशन है ये अभी तक जो मैंने बताया नॉन पोलर और पोलर उससे स्ट्रांग है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एच बॉन्डिंग हो सकती है उन्हें एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाएगा। आइए देखते हैं एनसीईआरटी। एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एच एंड FON। भाई मैंने बोला दिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट, एंड दैट इज व्हाट FON, ठीक है। Strong H bonding binds molecule of solids like H2O, ice बन रही है मैंने बताया। They are non-conductor of electricity. Generally they are volatile liquid. देखो यार कंडक्ट कौन करेगा? फ्री आयंस हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो कर लेगा। अरे यार मैंने फोन किया अभी पिज्जा वाले को, पिज्जा भेज दे भाई। वो कहता है यार एक्चुअली क्या है ना अभी लड़के नहीं है फ्री, सब पिज्जा देने गए हुए, आएंगे तो भिजवा दूंगा। प्रॉब्लम क्या है भाई? फ्री लड़के नहीं है तो फिर कंडक्ट कैसे करेंगे पिज्जा, है ना। अब ये जो हमने सारी बात करी इनमें स्लाइट स्लाइट सा चार्ज आ रहा है, कंप्लीट तो है नहीं। कंप्लीट नहीं है तो सेपरेशन या फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है ये आयंस, ना ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कैसे कंडक्ट करेंगे? सब में आपने देखा कि नहीं हो पा रहा। ओके, नेक्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड्स। अब एक बात सोचो, मैंने अभी आपको जो बताया था ये कि ये 1D 2D 3D बनेगा, दीज आर दी पार्टिकल्स। ये जो HI वाले हो गए, H2 वाले हो गए, इस तरह के होंगे तो वो यहीं बैठेंगे। जो आयनिक होंगे जैसे कि NaCl क्रिस्टल है वो थोड़ा सा मजेदार एक स्ट्रक्चर देगा, सीजियम क्लोराइड है, इसीलिए हमें इनकी ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए क्रिस्टलोग्राफी के अंदर एंटर करेंगे। ये जो थे मॉलिक्यूलर ये तो बड़े आसान थे, HI एज अ यूनिट यहाँ आ जाएगा, HCl एज अ यूनिट ऐसा यहाँ आ जाएगा, H2 आ जाएगा, वो तो वहीं पर आ गए। लेकिन आयनिक सॉलिड में मजा आएगा, इस चैप्टर का अलग ही मजा है। So ions are the constituent particles of ionic solids. Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cation and anion bound by strong Coulombic forces. वाह, 3D में किस तरह अरेंज होंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पढ़ेंगे ना। वो स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या है, वो फ्लोराइट स्ट्रक्चर क्या है, वो एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर क्या है। माना, घबराना मत कि सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिखा हो, अरे तो हो मत कर, थोड़ा तो सीख ले। अब यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर भी वो चीजें नहीं पढ़ी तो फिर क्या आनंद है, कहीं भी पढ़ लो फिर तो, ऐसे ही अगर ट्रिक पढ़नी है तो। So now ions are the constituent particles of ionic solids. Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cations and anion bound by strong Coulombic forces. These solids are hard and brittle in nature. They have high melting and boiling points. Since the ions are not free to move about, they are electrical insulator. But अगर dissolve करोगे in the solid state, however, in the molten state or when dissolved in water, the ion become free to move about and they conduct electricity. यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, एक बच्चों आयन डायपोल सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है, NaCl को पानी में डाला ना, NaCl को जब पानी में डाला तो Na ने अपने सराउंडिंग में H2O को रखा बट नेगेटिव वाली साइड से, और Cl ने, ये सारे सराउंडिंग में आ जाएगा, और Cl को घेर लिया पॉजिटिव वाली साइड से। ऑल इन ऑल वी हैव दिस आयन इंटरेक्टिंग विद अ डायपोल ऑफ वाटर। वी हैव दिस आयन डायपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एक्चुअली में अगर देखा जाए Na प्लस और Cl माइनस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए बैठे थे, आनंद ले रहे थे जिंदगी का। हमने अब इसको अगर तोड़ने बैठ जाए, इसको बाय मैकेनिकल मीन्स अगर तोड़ने लग जाए
तो बत्ती बुझ जाएगी, बहुत एनर्जी चाहिए भैया। क्या किया जाए? पानी डाला गया, पानी डाला गया तो पानी के डायपोल से इसके आयन का भी इंटरेक्शन है और इसके आयन का भी इंटरेक्शन है। अरे भैया चल रही है ना आवाज, देख लें एक बार, ये बत्ती बुझ गई इसकी, हाँ चल रही है। हमारे यार दोनों के दोनों आयन पानी के साथ उलझ गए, ऐसा भी तो मान सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और मजे से देखें, विजुलाइज करने के लिए बस, वाह वाह, दिस इज अगेन एन आयन डायपोल इंटरेक्शन। और तभी शायद पानी को उड़ा दें तो नमक मिल जाता है। अगर ये बीच में से गायब हो जाए तो NaCl फिर जुड़ जाएगा। इमेच्योर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको दिमाग में सोचते हैं। somewhat this is looking like an electric system, plus minus, and this also can be considered as an electric system. Dielectric, yes. वाटर इन दोनों के बीच की फोर्स को कमजोर कर रहा है, बीच में आ रहा है। हम कहते हैं ना 1/80, तभी इसका हम कह देते हैं, जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, कितने फैक्टर से कम कर देता है। तो खुद अपने आप से जोड़ रहा है और 1/80 से इनकी बॉन्ड एनर्जी को, इनके एसोसिएशन को वीक कर रहा है, और दो इलेक्ट्रिक सिस्टम मिल रहे हैं मुझे। दिस इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। एंड फॉर योर नॉलेज, इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, तो रैंक 1 दे दो आयोन डायपोल इंटरेक्शन को, सबसे ज्यादा। अभी देखो ये क्वेश्चन दे देगा वो कंपटीशन में। सेकंड क्या हो जाएगा? H बॉन्ड। थर्ड रैंक पे क्या आ गया? पोलर। और फोर्थ पे क्या है? नॉन पोलर। एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो आयनिक सॉलिड के अंदर हम देख रहे हैं कि the solid are hard and brittle, they have high melting, they are electrical insulator, but then molten state of dissolved होंगे वाटर में तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव हो जाते हैं, क्योंकि अब एक डाइपोल के साथ जुड़ गए। अब मूव भी करेंगे तो फ्री तो है ही। मेटेलिक सॉलिड्स, ये बच्चों के माइंड में एक बड़ा सा एक कंफ्यूजन सा रहता है, यार ये मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। फिर बच्चों अब सोडियम है या पोटेशियम है, मेटल है, अब इनके भी तो एटम्स आएंगे, बट सम वॉट अगर हम देखें, बाल नहीं कटवा पा रहे हैं यार, अब लॉकडाउन की वजह से बड़े चले जा रहे हैं बाल। अब Na को देखो, बहुत सारे एटम Na के हो गए, बट Na के अंदर ये न्यूक्लियस है 11 पॉजिटिव, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन फेस करेगा, जो फील करेगा, वो कम है। तो एक्चुअली में क्या हो गया, वही सिस्टम देखो, एक डायपोल टाइप बनेगा। यहां पर भी हो क्या रहा है, इनमें तो एक अच्छा अट्रैक्शन है, इसमें नहीं है, तो स्पेस लाइट प्लस और स्पेस लाइट माइनस। वाह। और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सी बन गया, और उसके अंदर ये पॉजिटिव कर्नल, कर्नल साहब होगा, ये कर्नल साहब उस इलेक्ट्रॉन सी में घूम रहे हैं। दोस्तों पल्ले पड़ी गल। और इसी वजह से इसी बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हो। जितना स्ट्रांग होगा उतना मेटल जो है वो हार्ड हो जाएगा। इसका मतलब जितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई तो वो हार्ड हो जाएंगे। अरे दोस्तों, अरे डी ब्लॉक वाले मेटल को देखो, हार्ड है ना, आयरन हार्ड है ना, सोडियम नहीं है ना, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मेटालिक बॉन्डिंग खूबसूरती के साथ होगी उसमें। लगाओ ना कॉन्सेप्ट, याद क्यों करते हो? क्योंकि अगर अनपेयर्ड ज्यादा है तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज एनहांस हो जाएगा, यहां मेटालिक में पॉजिटिव हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड खूबसूरत हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। अरे कितना आसान है यार, लगाना दिमाग। हम भी दिमाग लगा सकते हैं।
हम भी सोच सकते हैं, बशर्ते ये छोटे छोटे लालच से बाहर आए। छोटा लालच क्या है? छोटा लालच ये है, अरे क्या करना है जिंदगी में, स्कूल की पढ़ाई करके 12th पास करेंगे, किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, मेडिकल नहीं तो कुछ और देख लेंगे, नौकरी पकड़ेंगे, पैसा आएगा, एंजॉय करेंगे, वीकेंड पार्टी में दारू उड़ाएंगे, बस ये रहा जीवन। मानव जीवन, इंसान का ये जीवन सिर्फ इसी तरह उड़ा देंगे। इतना शानदार स्ट्रक्चर, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, उसका इतना यूज करेंगे बस। सालों से गुलाम थे, आगे भी रहेंगे। हमें तो यही चाहिए ना। वी हैव टू ब्रेक दिस जिंक्स। हम इसको प्रॉपरली यूज करेंगे। वी विल यूज आवर ब्रेन प्रॉपरली, एक्सपेंड करेंगे आवर थिंकिंग एबिलिटी, विल बिल्ड एन हैबिट, ग्रेजुअली हमारे नॉलेज इंक्रीज हो। लेट मी टेल यू, जो सक्सेस हम कहते हैं, जो पैसा हम कहते हैं, जो अचीवमेंट हम मानते हैं, वो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, यूज योर ब्रेन वाइजली, इट विल अट्रैक्ट एवरीथिंग एल्स। डोंट वरी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात दुनिया करती है, बट सिर्फ बात करती है, अंडरस्टैंड नहीं करती है। हम सोचेंगे और हमें मिल जाएगा, अलादीन का चिराग है दुनिया। अरे सोच में दम होना चाहिए भाई, दम होना चाहिए सोच में। बार बार कहता हूं, किसी चीज के बारे में उसको पाने की ख्वाहिश रखना और उसको पाने की काबिलियत रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ख्वाहिश रखना और उस काबिलियत तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा हमें रास्ता तय करना होता है, और अगर आप उस रास्ते को तय करने के लिए वो कीमत चुकाने को तैयार हो, तभी हो सकता है। कितना स्ट्रांग था मेटेलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ये यहां भी यूज हो रहा है, ये हम डी&एफ में भी यूज कर लेंगे। जैसे मैंने अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स को जो एक्सप्लेन करा, डिस्पर्शन फोर्स एक्सप्लेन करा, तो मैं ले गया था उसको कि वो तो ऑर्गेनिक में भी यूज आ जाएगा। अप्लाई योर ब्रेन। So metals are orderly connection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. These electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. Each metal atom contribute one or more electron based on कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है। Like magnesium अगर आना चाहेगा तो वो दो दे देगा। These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metal. When an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. Similarly, when heat is applied, the thermal energy uniformly spread throughout by free electrons. ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। हीट लगाओगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीट को सारे में फैला देंगे, ये लो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो गया कंडक्टर। Another important characteristic of metal is their luster and color in certain cases. This is also due to the presence of free electrons. Atomic structure, इलेक्ट्रॉन होगा, कलर आएगा। Metals are highly malleable and ductile. Think about it. Why? And then finally, covalent structure. Covalent bonding है, मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, जाइंट मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखिए, यहां देखिए। और बच्चों एक बार इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। डायमंड और ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में अगर देख रहे हो तो इसका अपना जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 140 1.5, और जो एसोसिएशन वाला है वो 340, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डायमंड में सारे डिस्टेंस एक जैसे चल रहे हैं, क्योंकि एक ही 4 से जुड़ रहा है, ग्रेफाइट में एक 3 से जुड़ रहा है, पता है आपको ये चीज। ठीक है। और इसलिए ग्रेफाइट के अंदर फिर को पाई, वही 10th वाला है, ये पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से, उसके रोटेशन की वजह से कंडक्टर है ये। बढ़िया। अब ये टेबल आ गई। ठीक है, ये टेबल याद करनी है, याद तो हो ही गई बट फिर भी करनी है। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टलोग्राफी शुरू होगी, बड़ी मज़ेदार है। लैटिस पॉइंट जो मैं समझा रहा था किस तरीके से है, एक मोटिव क्या होगा, देखो ये रहा मोटिव, यहाँ पर, यहाँ कहीं लिखा होगा इसने, ये रहा मोटिव, रिपीटेड बेस को मोटिव हम कह रहे हैं ना। फिर ये देखो 3D में कैसे मूव कर रही है,
सिमुलेशन वाला क्या मूव है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये सब आ जाएंगे। बर्वाइस लैटिसेस क्या है, मिलर क्या है। कल मंडे है, कल ही ये क्लास आएगी। तो आज का काम ये है, अच्छे से सारी फोर्सेस को पढ़ो, एग्जाम्पल को करो, इन टेस्ट क्वेश्चन 1.9 तक लिखो। विद दिस नोट आराम से बैठ के पढ़ो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं कम्युनिटी वाले के ऊपर वो डाल दूंगा क्वेश्चंस वगैरह के और थोड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।